Good morning, students. Myself Ashok Kumar. Today, I am come up with a new video for the English language or English class. In this video, we will learn about the part of speech, different part of speech, and what are the definitions of each and equal part of speech. But first of all, I am sorry and I am very regretful for my last video to your class. In that video, the font size and fonts are not visible. So, guys, first of all, we will remind all our last lesson वन बाय वन. देखिए, आज के इस लेसन में हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे. पार्ट ऑफ स्पीच में हम डिफरेंट पार्ट्स, एक की स्पीच देखिए एक्चुअल में कहा किसे जाता है. स्पीच कहा जाता है कि हम कंबाइंड तौर पे अलग अलग शब्दों को एक जगह रखते हैं जिनसे कि एक वाक्य का निर्माण होता है. इस वाक्य में क्या क्या चीज़ें काम में आती है उन सभी को हम पढ़ेंगे, उनके प्रकार पढ़ेंगे, उनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे. लेकिन इन सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पिछला जो मेरा वीडियो आया था उस वीडियो में आप लोगों की एक शिकायत थी कि आपको अक्सर साफ दिखाई नहीं दे रहे थे. देखिए कि वो कुछ एक मिसकॉन्सेप्शंस की वजह से ऐसा कुछ हुआ था. सो आप सबको मैंने PDF प्रोवाइड की थी जो भी हमारे चैप्टर थे. अब एक बार हम उन्हें रिमाइंड कर लेते हैं. तो रिमाइंड करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था पिछले लेसन में. इन लास्ट आवर लेसन वी हैव लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ sentences. There are 4 types of sentences. Number 1, declarative और assertive. डिक्लेरेटिव और असरेटिव. डिक्लेरेटिव और असरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? वो होते हैं घोषणात्मक. जैसे किसी के पास कोई वस्तु है तो वो उसकी घोषणा कर रहा है. दूसरे टाइप के हमारे जो सेंटेंस थे वो थे इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए एक्चुअल में कहा किसे जाता है. इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है ऐसे वाक्यों को जो कि सवाल पूछने वाले हों. और वी कैन से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर विच सेंटेंसेस दैट पुट अप अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस whether they are started from WH word or from HV. नेक्स्ट अपने जो सेंटेंस थे वो थे इम्पेरेटिव. सो द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस आर इम्पेरेटिव. Imperative sentences are this type of sentences where we have mostly used a verb or ऑब्जेक्ट. देयर इज़ नो सब्जेक्ट. यानी इम्पेरेटिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर कि हमें आज्ञा दी जाती है. वहाँ पे सिर्फ सेंटेंस में वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है. हमारे पास वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता. 4 टाइप के जो हमारे सेंटेंस थे वो थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हैं वो ऐसे सेंटेंस थे कि इनमें होता क्या था एक्सक्लेमेटरी में कि हमसे हमारे भावों के बारे में बताने के लिए कहा जाता था. जैसे कि हमें कोई अच्छा लगता है तो हम कहते हैं वाओ, ओ सो सॉरी, ओ सैड. ऐसे कुछ शब्द है जहाँ पे कि हम एक विस्मयादिक बोधक चिन्ह
एक्सक्लेमेटरी साइन हम यूज करते थे। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट कहाँ किसे जाता है, वर्ब क्या होती है और वर्ब के प्रकार कितने होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। और आज हम पढ़ेंगे आगे की हमारी क्लास में, इस क्लास में हम पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक होगा पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखिए, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वही अब हमारे पास काम आने वाला है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में एक्चुअली में हम जो पार्ट काउंट करने वाले हैं वो पार्ट होंगे कौन से, वो तो आगे हम जैसे जैसे वीडियो में चलते चले जाएंगे वो हम देखते चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में देख लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट ऑफ स्पीच देखिए होता क्या है, वर्ड्स आर स्पोकन और रिटन टुगेदर इन अ स्पेसिफिक मैनर टू क्रिएट मीनिंगफुल सेंटेंस। The interpretation of the message can be changed in how the words are arranged or used। कहने का मतलब ये है कि किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए शब्दों के एक समूह का उपयोग किया जाता है ताकि उसका मीनिंग बताया जा सके। अब इन शब्दों को किस प्रकार से उपयोग किया जाता है उसी के अनुसार हमारे इनके भाव बदलते रहते हैं। भाव बदल भी सकते और बदलते रहते भी हैं। जैसे एक सेंटेंस है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको पार्ट ऑफ स्पीच का ही। जैसे कि हम कहते हैं पुट एक हमारे पास शब्द है। पुट का मतलब क्या होता है, PUT, पुट का मतलब होता है रखना। लेकिन यही पुट यदि ऑन के साथ आ जाए, ऑन का मतलब होता है चालू और पुट का मतलब होता है रखना। लेकिन यदि यही दोनों शब्द हमारे पास एक साथ आ जाए तो ये हो जाता है पुट ऑन। और पुट ऑन दोनों शब्दों का मतलब होता है पहनना। तो यहाँ पे देखिए इन शब्दों का इंडिविजुअली अर्थ अलग है और इनका कंबाइंड अर्थ अलग है। यही हमारे सेंटेंसेस में यूज़ होने वाले जो वर्ड्स होते हैं इन पे डिपेंड करता है। सो पार्ट ऑफ स्पीच में अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स टू डिलीवर द करेक्ट मैसेज वी मस्ट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज और पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हमें शब्दों की जो सीक्वेंस है या करेक्ट मैसेज को हमें समझना है तो हमें इन सभी के पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि कहने का मतलब है कि वाक्य के अलग अलग भागों को हमें सही ढंग से इन्हें जानना होगा। शब्दों का उचित क्रम में उपयोग करके उनसे सही संदेश के लिए हमें प्रकार और वाक्य के भाव से तय करना होगा ये किस प्रकार का होता है। तो देखिए पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। 8 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी अंग्रेजी भाषा में 8 प्रकार के जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो बताए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ विच वन कैन क्रिएट एंड डिलीवर a sentence. One can create and deliver a sentence with the proper content and message. शब्दों के सही उपयोग को समझने के लिए विशेषज्ञों ने इंग्लिश भाषा में
8 मुख्य भागों में इसे बांटा है। इन सभी भागों को हम पार्ट ऑफ स्पीच या हिंदी में कहें तो शब्द भेद कहते हैं, जो कि किस काम आते हैं, जो कि प्रॉपर कंटेंट और मैसेज देने के काम आते हैं। मैसेज का मतलब होता है सूचना, यानी हमें वो प्रॉपर मैसेज और कंटेंट, कहने का मतलब ये है कि एवरी single part of speech has a different meaning, but collectively they all are used to convey a message to the receiver. So we have to learn every part of speech step by step. So our first part of speech is noun. देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, नाउन कहा किसे जाता है, यानी नाउन कहा जाता है संज्ञा को। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। सो वी कैन से नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग, or the word used as the name to indicate a person, place or thing is called noun. आगे की चैप्टर में हम पढ़ते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को। जैसे कि हम एक दिन पढ़ेंगे नाउन को, एक दिन एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, एक दिन प्रोनाउन को पढ़ेंगे, वर्ब, इंटरजेक्शंस, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इनका एक प्रीफेस हम देख रहे हैं। तो प्रीफेस में देखिए, नाउन कहा किसे जाता है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द को हम नाउन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो इसका है पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट जो है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखिए कहा किसे जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है विशेषण को। विशेषण वो शब्द होते हैं जो कि नाउन के बारे में हमें इंडिकेट करते हैं, नाउन के बारे में हमें और डिटेल में बताते हैं। जैसे कि नाउन दिखता कैसा है, उसका गुण क्या है, वो कितने हैं, ये सब हमें बताने का कार्य करता है। द वर्ड दैट डिस्क्राइब द नाउन दैट एलेबोरेट ऑन द appearance, quality, quantity, etc. is known as an adjective. यानी ऐसे शब्द जो कि हमें नाउन के बारे में और अधिक जानकारी देते हैं कि वो दिखता कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी यानी संख्या कितनी है, यही शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन, अब प्रोनाउन शब्द में ही साफ तरीके से नज़र आ रहा है हमें, दो शब्दों से मिला हुआ है, एक तो प्रो और एक है क्या, नाउन। तो यहाँ पे हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो कि नाउन की जगह काम में आ जाए उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। जैसे हम नाउन में पढ़ेंगे डीपली, जब हम डीप में जाएंगे तो हम नाउन के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। तो एक प्रीफेस में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नाउन की परिभाषा है कि किसी व्यक्ति का नाम, तो किसी व्यक्ति का नाम है वो है राम। अब देखिए किसी व्यक्ति का नाम क्या है, राम नाम है। हम एक सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस में हम लिखते हैं कि राम इज़ गोइंग टू स्कूल। राम कहाँ जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। अगले ही सेंटेंस में जहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, उसके आगे के सेंटेंस में हम राम की जगह अब लिखते हैं ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पे जो ही आया है वो किसके लिए आया है, अगले सेंटेंस में वो आया है राम के लिए, क्योंकि वो राम की क्वालिटी को बता रहा है। तो यहाँ पे जो ही है, ये ही हमारा प्रोनाउन है, ये ही हमारा क्या है, प्रोनाउन
नाउन है। सो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन जनरली टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन। प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो कि क्या करते हैं, नाउन की जगह आते हैं ताकि बार बार नाउन का रिपीटेशन यानी बार बार नाउन को यूज करने का जो काम है वो हट जाए। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब बात आती है कि हमने राम की जगह ही क्यों यूज किया, सी क्यों नहीं किया। तो देखिए, राम की जगह ही यूज करने के पीछे कारण है कि राम एक मेल है और मेल के लिए हम ही काम में लेते हैं। यदि सीता होती तो सीता एक फीमेल होती, सो वी यूज देयर सी। एंड इन एवरी पैराग्राफ, एवरी राइटिंग, एवरी कंपोजिशन, इन फर्स्ट लाइन और मोस्टली in about 100 lines we use 5 or 6 times the noun. After that we use the pronouns every time and repeatedly we are using pronouns. So ये जी जैसे कि हमारी एक कहानी हुआ करती थी 8वीं क्लास में, आप सबने पढ़ा था कि once there was a crow। अब क्रो का नाम हमने एक ही बार लिया कहानी में। देन आफ्टर वी यूज ही वॉज वेरी थ्रस्टी और इट वॉज वेरी थ्रस्टी। हमने जो इट या ही काम में लिया है वो हमने किसके लिए लिया, वो उस नाउन को रिप्लेस करके हमने वहाँ पे प्रोनाउन काम में लिया। यही प्रोनाउन का उपयोग होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है वर्ब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ब कहा किसे जाता है, वर्ब कहा जाता है क्रिया को। क्रिया एक्चुअली में वो वर्ड है या वो शब्दों का एक समूह है जो कि नाउन के द्वारा कुछ कहे या कुछ किए गए कार्य को प्रकट करता है। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे एक्शन जो की गई है वो एक्शन की गई है गोइंग की यानी जाने की। तो ये क्रिया ये नाउन द्वारा क्या हुआ, किया गया कार्य हुआ कि वह जा रहा है। जाना हमारे पास एक वर्ब होती है। देखिए, वर्ब वह शब्द या शब्दों का समूह है जो नाउन के विषय में कुछ कहे अथवा उनके कोई कार्य के होने को प्रकट करते हैं। सो वर्ब इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट says something about the noun or expresses some action by the noun. यानी क्रिया हमारे को ये बताती है कि नाउन क्या कर रहा है या नाउन के द्वारा क्या गतिविधि हो रही है, वही हमें वर्ब होती है, वही हमारी वर्ब होती है। आगे के लेसन में जैसे ही हम वर्ब का लेसन पढ़ेंगे तो हम वहाँ सीखेंगे कि वर्ब कितनी प्रकार की होती है, इन्हें कितने कितने भागों में बांटा गया है, फिर स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन सी होती है, ट्रांजिटिव कौन सी होती है, इनट्रांजिटिव कौन सी होती है, कुछ वर्बों में क्या उपयोग में लिया जाता है, कुछ में क्या उपयोग में लिया जाता है। एवरीथिंग वी विल लर्न स्टेप बाय स्टेप, सो बी पेशेंस। अगला है हमारे पास, वो है 5वां पार्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच का, वो है एड वर्ब। जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है एड और वर्ब, यानी वर्ब की विशेषता बताने वाला। एड वर्ब वह शब्द होते हैं जो कि वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एड वर्ब के अर्थ को सुधारने या उसकी विशेषता को प्रकट करने का कार्य करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट improvise or express some characteristics of the verb, adjective or
सम अदर एडवर्ब्स। यानी एडवर्ब्स क्या होगी, एडवर्ब्स वो वर्ड हो गए या वर्डों के समूह हो गए जो कि क्या करते हैं कि हमारी वर्ब के लक्षणों को, वर्ब के विशेषणों को या विशेषताओं को क्या करते हैं, प्रकट करने का कार्य करते हैं। जैसे राम इज गोइंग, एक सेंटेंस है हमारे पास, राम इज गोइंग। अब वहाँ पर हम कर देते हैं राम इज गोइंग टू स्कूल स्लोली। अब जो स्लोली वर्ड आया है वो स्लोली किस काम आता है, स्लोली जो शब्द है वो हमें बताता है कि राम स्कूल कैसे जा रहा है, धीमे धीमे जा रहा है। और यदि हम कर देते हैं राम इज गोइंग टू स्कूल फास्टली, तो ये जो फास्टली है वो हमें क्या बता रहा है कि राम स्कूल कैसे जा रहा है, राम स्कूल तेज गति से जा रहा है। तो यही हमारे पास उस क्रिया को क्या कर रहे हैं, ऐसे कई शब्द होंगे जो हमें बताएंगे कि क्रिया की विशेषताओं को बताने का कार्य करेंगे। अगला है हमारे पास जो टॉपिक वो है, यानी अगला पार्ट जो हमारा है, जो हमें डीपली पढ़ना भी है लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच में भी हमें प्रीफेस के तौर पे देखना है, वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को यदि हम हिंदी में कहें तो इसे कह सकते हैं संबंध सूचक अवयव। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज विथ अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन ऐसे शब्द हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ द नाउन और प्रोनाउन विथ सम अदर नाउन और प्रोनाउन। ये क्या करते हैं, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के उन संबंधों के बारे में बताते हैं जो कि हमें उनके दूसरे नाउन या प्रोनाउन से के संबंधों के बारे में बताने का कार्य करते हैं। यानी दो नाउन के बीच में क्या संबंध है वो बताने की जो कोशिश की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, वो प्रीपोजिशन के द्वारा की जाती है। जैसे एक सेंटेंस है हमारा, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर जो ऑन शब्द आया है, जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर नाउन क्या है हमारे पास, बुक है, और दूसरा नाउन हमारे पास क्या है, वो है टेबल है। इन दोनों नाउन के बीच में जो संबंध है वो संबंध किसके द्वारा बताया जा रहा है, हमारे पास ओन के द्वारा बताया जा रहा है। इसके द्वारा हमें बताया जा रहा है। ये क्या बता रहा है कि किताब कहाँ पर रखी हुई है, किताब टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो ये जो ओन है वो हमें ऑन, इन, एट, आफ्टर, बिफोर, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं जो हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे नाउनों में क्या या प्रोनाउन में क्या संबंध है। अगला हमारा जो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब ही होता है समुच्चय बोधक अवयव। देखिए कंजक्शन, अब कंजक्शन कहा किसे जाता है, कंजक्शन कहा जाता है ऐसे शब्दों को जो कि दो वाक्य या दो वर्ड्स को जोड़ने का कार्य करते हैं। अक्सर हम बार बार एंड का प्रयोग करते हैं, अक्सर हम बार बार हमारे सेंटेंसेस में कोमा का प्रयोग करते हैं, अक्सर हम बार बार हमारे जैसे दो सब्जेक्ट को हमें जोड़ना होता है तो हम बोथ और एंड का प्रयोग करते हैं। दो ऑब्जेक्ट ईदर और का करते हैं, नीदर नोर का करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो का करते हैं, और भी कई कंजक्शंस होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। दैट कंजक्शन का हम मोस्टली उपयोग करते रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन वो शब्द होते हैं जो कि दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। डिफरेंट टाइप के कंजक्शंस और इनकी डिफरेंट टाइप के यूज़ हम जब कंजक्शन पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से डीपली पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार प्रीफेस के तौर पे हम इन्हें देख लेते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास जो अगला हमारा टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। देखिए इंटरजेक्शन कहा किसे जाता है। इंटरजेक्शन वैसे तो अगर शाब्दिक अर्थ में इसका देखें तो रुकावट या बीच में रुकना इंटरजेक्शन को कहा जाता है, लेकिन वैसे इंटरजेक्शन का मतलब होता है इंग्लिश में विस्मयादक यादि बोधक अवयव। जो हमने हमारे जब हमने पहले दिन की हमारी क्लास ली थी, उस क्लास में हमने कुछ टाइप ऑफ सेंटेंस हमने पढ़े थे, जिनमें कि हमने 4 टाइप के सेंटेंस पढ़े थे। पहला था हमारे पास डिक्लेरेटिव या असर्टिव, दूसरा था इंट्रोगेटिव, तीसरा था हमारे पास इम्पेरेटिव और चौथा था हमारे पास एक्सक्लेमेटरी। जो एक्सक्लेमेटरी टाइप का सेंटेंस है वो सेंटेंस में हम एक हाइफन काम में ले रहे थे, एक्सक्लेमेटरी मार्क हम काम में ले रहे थे। यही जो साइन है वो साइन क्या करता है, इंटरजेक्शन के तौर पे मोस्टली काम में लिया जाता है। बाकी इंटरजेक्शन के तौर पे हम और भी कई साइंस काम में लेते हैं, जैसे कि हम ये वाला साइन भी काम में लेते हैं, हम कोमा भी काम में लेते हैं, हम फुल स्टॉप भी काम में लेते हैं। तो अलग अलग जो चीज़ें हैं वो सभी क्या होती हैं, इंटरजेक्शंस के तौर पे हम काम में लेते हैं। इंटरजेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि वह शब्द जो अचानक दिल से प्रकट होने वाली भावनाओं को दर्शाता है, उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। और इंग्लिश में डेफिनेशन इसकी क्या होती है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द स्ट्रॉन्ग सडन सेंटिमेंट्स समटाइम एक्सपीरियंस्ड। यानी इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो कि अचानक होने वाले हमारे भावों को प्रकट करने का कार्य करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। आज की इस क्लास में हमने सीखा पार्ट ऑफ स्पीच को, और पार्ट ऑफ स्पीच के साथ साथ हमने इसके एवरी पार्ट को पढ़ा। जैसे पहला पार्ट हमारा नाउन था, दूसरा एडजेक्टिव था, तीसरा प्रोनाउन था, चौथा वर्ब था, पांचवा हमारे पास एडवर्ब था, छठवां प्रीपोजिशन था, सातवां कंजक्शन था और आठवां इंटरजेक्शन था। So before binding our today's class, first of all we remind our today's lesson. In today's lesson we have learned about the different part of speech as first is noun, second one is adjective, third one is pronoun, fourth one is verb, fifth one is adverb, sixth one is preposition, and seventh one is conjunction, and last but not least that is interjection. In next class we will start noun, and the deep study of noun will give us a deep knowledge about the noun and their uses and their types. Thank you for today's class.